जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं एस के आर्या बीपीएससी जी केवल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज क्लास 6 हिस्ट्री में अध्याय 11 देखेंगे। मैं अध्याय 10 तक कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के एक बार चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट। उम्मीद करते हैं आपको उसमें समझ में आएगा, और जो भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं इस चैप्टर को, नए साम्राज्य और राज्य। इस नए साम्राज्य और राज्य के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, एक किरदार है इसमें, हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या बता रहा है। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज से लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जैसे उसे पता चला कि उसे बैठकर बीना भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। जैसे यह जो लड़का है अरविंद नाम का, ये इसके स्कूल में जाता था तो वहाँ एक नाटक हो रहा था जिसमें राजा की भूमिका करने के लिए इस लड़के को, अरविंद नाम के जो लड़का है, इसे चुना गया। और तब इसे चुना गया तो ये सोचने लगा, कोई भी बच्चा है तो राजा का नाम लेते ही सोचता है कि मैं बहुत ही अच्छे से रहूँगा, अच्छे शाही वेशभूषा जैसा पहनूंगा और मैं तलवार को अपना चलाने की कोशिश करूँगा और तलवार मूँछों पर ताव देते हुए हमला टाइप का करूँगा। लेकिन वह यह कभी नहीं सोचा था कि एक राजा, उस राजा का भूमिका हमें निभाना है जो बैठकर बीना भी बजाता है और एक कविता का पाठ भी करता है। तो इस बात पे उसे हैरानी हो रही थी। आइए आगे देखते हैं। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, अरविंद सोचने लगा। अब यही अरविंद सोचने लगा दोस्तों कि एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है। आइए उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर से पढ़ते हैं। आते हैं प्रशस्तियाँ। आइए दोस्तों इस पैराग्राफ से हम लोग समझेंगे कि प्रशस्तियाँ क्या बताती हैं। प्रशस्तियाँ कहने का मतलब है कि किसी राजा द्वारा खुदवा करके लिखवाए गए लेख, उसे प्रशस्तियाँ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त के भूमिका अदा करने जा रहा था। देखिए दोस्तों, वह जो अरविंद नाम का लड़का था वह एक समुद्रगुप्त की राजा का भूमिका अदा करने के लिए उसे चुना गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में एक लंबे विलेख से पता चलता है, वास्तव में यह उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी गई कविता है। जैसे समुद्रगुप्त के अधिक जानकारी किससे मिलता है, किस प्रशस्ति से, तो उसको एक अभिलेख लिखवाया था जो उसके दरबार में हरिसेन रहते थे। यह दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरिसेन किसके दरबार में रहा करते थे, तो वह समुद्रगुप्त के बारे में रहा, समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। जैसे जो दोस्तों इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ है, उस पे ही हरिसेन ने इस पे खुदवा करके लिखवाया था दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले से भी था। जैसे तुमने अध्याय 10 में गौतमी पुत्र सतकर्णी के प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। जैसे अभी जैसे मैं आपको जस्ट बताया दोस्तों कि प्रशस्ति कहने का मतलब एक लेख होता है जो राजा महाराजा अपने बारे में लिखवाया करते थे। ठीक है दोस्तों, और वह प्रशस्तियाँ किस में लिखा हुआ था, तो वह संस्कृत में लिखा हुआ होता था। आइए आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ। आइए समुद्रगुप्त की जो लेख लिखवाया था उसको बारे में हम थोड़ा आपको बताने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उन्हें ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्तियाँ में लंबे लंबे वाक्य दिए गए, जैसे वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। जैसे प्रशस्तियाँ में दोस्तों जो कवि होते हैं वह उनके युद्ध की चर्चा किया करते हैं, और जो उसमें युद्ध में जीतते हैं उसका भरपूर प्रशंसा किया करते हैं, और उन्हें ईश्वर के बराबर तक बता दिया करते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग आइए देखते हैं आगे। आइए दोस्तों देखते हैं एक योद्धा। आइए दोस्तों देखते हैं योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में इस पैराग्राफ में क्या बताया है। जिस
जिसका शरीर मैदान में कुठारों कुल्हाड़ी तीरों बर्छों भालों तलवारों लोहे के गदे नुकीले तीरों अन्य सैकड़ों हथियारों के लगे घाव के दाव से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों कि उस टाइम जब युद्ध होता था, तो उस टाइम जब युद्ध होता था तो किस चीज़ से होता था, तो ये लोहे के गदा हो गए, तलवार हो गई, तीर हो गई, बर्छी हो गई, भाला हो गए, यही सब से होता था दोस्तों। तो जाहिर सी बात है जब युद्ध होगा तो उसमें ये सब का घाव उनके शरीर पे लगना ही बहुत ही प्रमाण हो देता है। जैसे उसी में बताया है कि उनके ये सब के जो घाव है था लोग लगा हुआ दोस्तों समुद्रगुप्त पे, यह बहुत ही अत्यंत सुंदर दिखाई देता था। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है? राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे? जैसे मैं अभी बताया दोस्तों, यह उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप एक बार फिर से ट्राई करके देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो, आपको पता चल जाएगा क्या मैं आपको बताया हूँ। आइए देखते हैं आगे। अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखोगे तुम पाओगे एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम लाल बिंदु दिखेंगे। उस तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। जैसे एक मानचित्र है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें यह कलर से बताया गया है। आइए उस कलर के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं क्या उसको में बताया गया है। यह मानचित्र इस प्रशस्ति के प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। हरिसिंह 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। यह जो हरिसेन है दोस्तों, उनकी नीतियों और विभिन्न युद्ध के बारे में वर्णन करते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या वर्णन किए हैं इसमें लिखा गया है। मानचित्र में हरे रंग के क्षेत्र आर्यव्रत उन 9 शासकों के जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज को साम्राज्य में मिला लिया। देखिए दोस्तों, एक बार मैं आपको मानचित्र दिखा देता हूं दोस्तों। देखिए यही है मानचित्र। अब देखिए दोस्तों कौन से कलर बता रहा था इसमें, तो हरे रंग के कह रहा है दोस्तों। तो हरे रंग इसमें कौन सा है दोस्त? हरे रंग यही है। तो इसमें कह रहा है कि इसके जो राजा हुए थे दोस्तों, समुद्रगुप्त ने इन्हें हरा करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें सेकेंड वाला, देखते हैं क्या बताया है इसमें। इसके बाद दक्षिणा पथ के 12 शासक आते हैं। इसमें से कुछ राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर शासन करने की अनुमति दी। जैसे दक्षिणा पथ है दोस्तों, इसमें दक्षिणा पथ दक्षिण भाग होगा। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये लाल रंग में 12 है डॉट, इसको जो राजा थे यहाँ के दोस्तों, यहाँ पे जो राजा हुए थे वो समुद्रगुप्त से हार गए थे और खुद को अपना आप उनके प्रति समर्पित कर दिए थे। लेकिन समुद्रगुप्त ने कहा कि अब आप तुम मेरे समर्पण हो गए हो तो मैं आपको हटाऊंगा नहीं राजा से। राजा बनने के लिए आपको ही न्योता देता हूँ ताकि आप यहाँ पे सुचारू रूप से ढंग से शासन कीजिए और टैक्स मुझे भेज दिया कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा है। इसमें असम तटीय बंगाल नेपाल तथा उत्तर पश्चिम के कई गुना या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। जो दोस्तों बैगनी रंग का घेरा है उसमें असम तटीय बंगाल और नेपाल उत्तर पश्चिम के कई भाग आते थे। जैसे गण या संघ अध्याय 6 में हमने आपको बताया था कि गण का मतलब क्या है और संघ का मतलब क्या है। अगर आप नहीं देखें वीडियो तो आप जा करके एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं उसमें अच्छी तरह से समझाया हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं चौथा। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी और पुत्रियों से विवाह किया था। जैसे इससे पता चलता है दोस्तों कि समुद्रगुप्त जो थे वह श्रीलंका की एक जो शासक हुए थे उनके पुत्री से विवाह किए थे। आइए दोस्तों यह एक देखते हैं सिक्का है, इस सिक्के पर क्या लिखा गया है। इसमें यहाँ पे लिखा गया है, बीना बजाने वाले राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्का पर दिखाया गया है, जैसे कि इन सिक्कों पर उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है। देखिए दोस्तों इसमें एक बीना बजाते हुए दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे इसमें भी बीना रखा हुआ है, इसमें बीना रखा हुआ है दोस्तों, और यही दोनों सिक्का है उन्हीं का समुद्रगुप्त का। ठीक है, आइए देखते हैं। ये मैप तो आपको समझाया दोस्तों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मैप का। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
वंशावलियाँ। आइए दोस्तों, इसमें इनके जो समुद्रगुप्त की जो वंशावलियाँ था उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के बारे में भी बताती है। यह प्रशस्तियाँ भी समुद्रगुप्त के प्रति पिता माँ यानी परदादा, दादा, माता और पिता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। जैसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि जो समुद्रगुप्त है उनके माता का नाम क्या है और वो किस वंश से थी उनकी माता। तो उनकी माता का नाम कुमार देवी थी और वह लिच्छवी गणराज की थी। चंद्रगुप्त जो है थे वो दोस्तों यह पिता थे, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत कम ही पूछ सकता है। लेकिन हाँ, आगे देखते हैं दोस्तों। इन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। अभी जैसे मैं दोस्त यही बोलने वाला था कि जो महाराजा धीराज महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम शासक कौन थे गुप्त वंश में, तो यह चंद्रगुप्त थे। ठीक है, अधिकतर लोग मार देते हैं चंद्रगुप्त 2, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम होगा दोस्तों। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। उन्होंने यह अभ्यास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। जैसे इस अभिलेख में से प्राप्त होता है दोस्तों कि जो हरिसेन द्वारा लिखा गया था कि यह इनके जो महत्व है इस वंश का धीरे धीरे बहुत ही बढ़ता गया था दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। इन उपाधियों को महत्व का हिसाब से सजाओ। राजा महाराजा धीराज महाराजा, इसका जो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि यह जो महाराजा धीराज की जो उपाधि थी यह कौन कौन राजा लिए हैं, इसको आपको क्रम में सजाना है। जैसे प्रथम तो चंद्रगुप्त हो गए और सेकंड कौन हुए तो समुद्रगुप्त हुए, वही और थर्ड में कौन हो जाते हैं तो चंद्रगुप्त 2 हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको क्रम में सजाना है। आगे देखते हैं दोस्तों। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासक जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त 2 की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेख तथा सिक्के को पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान से अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। जैसे कवि कालिदास, खगोल शास्त्र, आर्यभट्ट दरबार में रहते थे। देखिए दोस्तों, उनका जो बेटा हुआ चंद्रगुप्त 2, देखिए ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त किसके पिता हुए, तो वह चंद्रगुप्त 2 के पिता हुए। और चंद्रगुप्त जो फर्स्ट हुए वह किनके पिता हुए, तो वे समुद्रगुप्त के पिता हुए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह जो चंद्रगुप्त 2 है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता है कि शक शासक को परास्त कौन किया था, तो शक शासक को परास्त करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो ये चंद्रगुप्त 2 था। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक क्वेश्चन और इसमें निकल रहा है दोस्तों। जैसे चंद्रगुप्त 2 के दरबार में कौन कौन रहा करते थे, तो कालिदास हुए थे और खगोल शास्त्र जो आर्यभट्ट थे वह भी रहते थे दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कालिदास और आर्यभट्ट किसके दरबार में रहा करते थे, तो चंद्रगुप्त 2 के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। आइए दोस्तों, हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। जो हर्षवर्धन थे, तो हर्षवर्धन एक शासक हुए थे दोस्तों, उनके बारे में लिखेंगे। और हर्षचरित उनके बारे में लिखा हुआ था दोस्तों, जो एक किताब थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। जिस तरह गुप्त वंश के शासक के बारे में अभिलेख या सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासक के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबार में कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। देखिए दोस्तों, जैसे मैं अभी बताया कि हर्षवर्धन कौन हो गए, तो वो शासक हो गए, और हर्षचरित क्या हुए, तो उनका जीवनी पे लिखा गया एक पुस्तक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि हर्षचरित के कौन लिखा है, तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हुए। ये ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट किसके दरबार में हुए, तो वो हर्षवर्धन के दरबार में रहे थे। आइए आगे देखते हैं। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री हेनसांग
जिसके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है, काफ़ी समय से के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया। देखिए दोस्तों, इसके प्रीवियस चैप्टर में मैं आपको हेनसांग के बारे में बताया था कि वो लगभग कितने साल पहले आए थे, तो वो 1400 साल पहले आए थे भारत में, और लगभग 90 दिन के बाद वो यहाँ से गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, एक क्वेश्चन और, बाणभट्ट किसके दरबार में रहता है दोस्तों, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। बाणभट्ट किसके दरबार में रहा, तो हर्षवर्धन के दरबार में रहे थे। ध्यान रखिएगा, जैसे कालिदास और आर्यभट्ट के जो बताएं आपको कि कालिदास और आर्यभट्ट किसके दरबार में रहे, तो ये चंद्रगुप्त टू के दरबार में रहे थे। उसी तरह दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि बाणभट्ट किसके दरबार में थे और हर्षचरित के लेखक कौन थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। उन्होंने अपने पिता और भाई के मृत्यु हो जाने के पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर बंगाल पर आक्रमण कर दिया। देखिए दोस्तों, जो हर्षवर्धन थे दोस्तों, वह सबसे पहले कहाँ के शासक बने थे, तो वह थानेसर के शासक बने थे। और जब कन्नौज के शासक कब बने, जब उनके बहनोई को बंगाल के शासक जो मार दिए उनके बहनोई को, उसके बाद वह कन्नौज पर अधिकार कर बंगाल पर आक्रमण किए थे दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैं आगे बताऊंगा दोस्तों कि बंगाल के शासक कौन था। जैसे मैं अभी ही बता देता हूँ, बंगाल के गौर नरेश शासक कौन थे, शशांक थे। शशांक किसको मार दिया था, तो इनके बहनोई को मार दिया था। किसके, तो हर्षवर्धन के। ठीक है दोस्तों, जैसे यह एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है, यह सेकेंड लास्ट चैप्टर है। जैसे 12th चैप्टर लास्ट चैप्टर कंप्लीट होगी 6th एनसीईआरटी का, तो आपको मैं एक 6th क्लास का जो हिस्ट्री है पूरे चैप्टर का एक 1 लाइनर फॉर्म में आपको एक वीडियो लाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 1 लाइनर फॉर्म में जो पीटी के व्यू से जितना भी क्वेश्चन इस पूरे 12th चैप्टर में निकलेगा, आपको मैं वो वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिससे जो आप एक वीडियो भी आप देख लीजिएगा, आपको 1 लाइनर में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेंस के व्यू से अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप पूरे वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको थोड़ा बहुत विस्तार होगा, माइंड का विकास होगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्हें नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़े तब चालुक नरेश पुलकेशिन टू ने उन्हें रोक दिया। देखिए दोस्तों, मगध के जो बंगाल शासक था, बंगाल को जीतकर उन्हें जितना सफलता मिला था वह अन्य जगहों को जीतकर सफलता नहीं मिला था। लेकिन जब वह जीतने के लिए नर्मदा नदी पार कर दक्कन की ओर बढ़े तो उन्हें चालुक शासक जो पुलकेशिन टू थे दोस्तों, उन्हें रोक दिया और उनके बीच युद्ध भी हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। चालुक पल्लव पुलकेशिन टू की प्रशस्तियाँ, जैसे हम लोग दोस्तों समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ देखें, हर्षवर्धन की प्रशस्तियाँ देखें, उसी तरह पल्लव, चालुक और पुलकेशिन टू की प्रशस्तियाँ के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यह 6th एनसीईआरटी है, इसलिए आपको धीरे धीरे आपको चोट करा दिमाग में कि आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज लेना है। आगे आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी, जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड क्लास में जाएंगे वैसे वैसे इस सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, और मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आता ही होगा। ऐसे अगर नहीं आता है दोस्तों तो आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों इस पैराग्राफ को। इस काल में पल्लव और चालुक दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य की राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच था। देखिए दोस्तों, जो पल्लव और चालुक दक्षिण भारत का जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण राजा, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, और पल्लव की राजधानी कहाँ थी, तो वो कांचीपुरम थी। और जो इसका जो कांचीपुरम है, यह कहाँ तक फैला हुआ था, तो यह क्षेत्र कावेरी नदी से के डेल्टाई क्षेत्र तक फैला हुआ था। ठीक है, और जो चालुक वंश थे, तो चालुक के क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था, तो वह कृष्णा से तुंगभद्रा नदी के बीच फैला हुआ था। यह क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि चालुक का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो कृष्णा से तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। जो चालुक की राजधानी थी दोस्तों, फैला हुआ तो कृष्णा से तुंगभद्रा नदी तक था, और उसकी राजधानी कहाँ है,
तो एहोल थी। ठीक है, आगे देखते हैं। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह केंद्र धार्मिक केंद्र बन गया, जहाँ कई मंदिरें थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे के सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियां को निशाना बनाया जाकर जो समृद्ध शहर थे। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों कि चोल और चालुक्य जो थे वो दोनों में, पल्लव और चालुक्य थे, यह दोनों में एक दूसरे पे आक्रमण होते रहते थे दोस्तों। एक दूसरे के जो राजधानी हुआ करते थे और जो इम्पोर्टेंट शहर थे वह दोनों एक दूसरे को हड़प लेना चाहते थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक थे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चालुक्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, तो पुलकेशिन II थे। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहा है, जो चैप्टर 11th है। और इसमें आपको दोस्तों पीटी के व्यू से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ही हैं। मैं आपको निकाल करके एक वीडियो बनाऊंगा जो पूरे निचोड़ होगा 6th NCERT का। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वज, खास तौर पर पिछले 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन II को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। जैसे पुलकेशिन II थे जो दोस्तों, वह चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे। और उसके दरबार में कौन दरबारी कवि रहते थे, तो रवि कीर्ति। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है दोस्तों कि रवि कीर्ति किसके दरबार के कवि थे, दरबारी कवि थे। तो वह रवि कीर्ति किसके दरबार के दरबारी कवि थे, तो पुलकेशिन II के दरबारी कवि थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तट इलाकों पर अपना अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। जो पुलकेशिन II के कवि है दोस्तों रवि कीर्ति, वह बता रहे कि जो पुलकेशिन II थे वह पूरब तथा पश्चिमी दोनों समुद्र तट के इलाकों पर अभियान अपना चलाया था। और वह जो हर्षवर्धन नर्मदा नदी को पार करके आक्रमण करना चाहता था दक्षिण के क्षेत्र पर, उसे भी वह रोका था। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी पर रवि कीर्ति ने कहते हैं, हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा होगा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किए, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। जैसे इसमें रवि कीर्ति बता रहे हैं दोस्तों कि ये जो हर्षवर्धन थे, हर्ष मतलब होता है आनंद। और आनंद कब मिलता है, जब ये हर्षवर्धन दक्षिण के क्षेत्र है उस पर विजय कर लेता, तब उसे आनंद मिलता। लेकिन वह अब हर्ष नहीं रहा होगा, वही कवि बता रहे हैं। कवि कौन है, तो रवि कीर्ति है। और रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि है, तो पुलकेशिन II के दरबारी कवि हैं। और आगे वही रवि कीर्ति बता रहे हैं दोस्तों कि यह जो पुलकेशिन II है, उन्होंने पल्लव के जो वंश थे, पल्लव की राजधानी कांचीपुरम जो थी, वहाँ पे वो भी पल्लवों पर आक्रमण किया। और पल्लवों को कांचीपुरम के दीवार के पीछे शरण लेना, यानी कि इसका कांचीपुरम की दीवार के पीछे कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि उन्हें कांचीपुरम अपनी राजधानी को छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाइयों से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंश ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में अध्याय 7 में पढ़ोगे, जैसे कक्षा 7 में पढ़ेंगे। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों, जो पुलकेशिन II का जो विजय हुआ था यह ज़्यादा समय तक नहीं था। जो चालुक्य का विजय था यह ज़्यादा समय तक नहीं हुआ। और यह जो राजवंश थे दोनों, चालुक्य और पल्लव, ये इस दोनों वंश को अंत में राष्ट्रकूट और चोल वंश मिलकर ने समाप्त कर दिया। ठीक है, जिसके बारे में अध्याय कक्षा 7 में हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इन राज्यों पर प्रशासन कैसे चलता था। अब प्रशासन के बारे में थोड़ा सा इस पैराग्राफ से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। प्रशासन का रोल बहुत ही मेंस में लिखने के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है दोस्तों। अगर प्रशासन के बारे में आप नहीं लिखिएगा तो आपको नंबर बहुत कम मिलेगा। इसलिए आप थोड़ा बहुत इस समय का जो प्रशासन था वो समझने की कोशिश कीजिएगा, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए देखते हैं। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना था। जैसे पहले के राजा भी भूमि कर के उन लोग का महत्वपूर्ण स्रोत था कर का, यानी आमदनी का, वही इन राजाओं को भी, जो पल्लव चोल चालुक्य ये सब हैं, उन लोग को भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण कर बना हुआ था। आगे देखते हैं। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गाँव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई
कई नए बदलाव आए। राजाओं के ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों को समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर, जैसे उदाहरण के तौर पर ये नीचे है, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों कि जो उस टाइम का जो प्रशासन था, प्रशासन का एक प्राथमिक इकाई कौन था, तो वह ग्राम यानी कि गांव था। ठीक है, आइए जो उदाहरण है वो उदाहरण को मैं एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिकी बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता के पद पाते थे। जैसे अनुवांशिकी कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे हमारे पहले अगर पापा जी जो थे वह अगर राजा हैं तो हम भी अब राजा ही बनेगा, और मेरा जो बेटा होगा वह भी मेरे बाद राजा ही बनेगा। वही अनुवांशिकी पद कहने का मतलब हुआ। आगे देखते हैं। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी बने। जैसे उसमें बता रहा है दोस्तों, जो हरिसेन थे वह उस टाइम में अनुवांशिकी ही थे। जैसे उनके पिताजी जो थे हरिसेन के, वह महादंड नायक थे। महादंड नायक का मतलब होता है मुख्य न्याय अधिकारी। तो वही इसमें भी बता रहा है कि हरिसेन भी अनुवांशिकी पद ही ग्रहण किए हुए थे। आइए आगे देखते हैं। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार अमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री था। एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषय में भी मंत्री था। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों, अभी के से रिलेट करके मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे अभी हम लोग के जो प्रधानमंत्री हैं वह अपने पास कई पद भी रखे हुए हैं। तो उसी तरह वही बता रहा है कि जो उस टाइम एक व्यक्ति को कई पद दिया जाता था। जैसे हरिसेन के पास महादंड नायक के साथ साथ कुमार अमात्य और संधि विग्राहक का भी पद था उनके पास। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासक में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों, नगर श्रेष्ठी यानी क्या होता है, जो मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सार्थवाह यानी व्यापारियों के कफीले का नेता। प्रथम कुलीन अर्थात मूर्ख शिल्पकार तथा कायास्थो यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों कि उस टाइम जो प्रमुख व्यक्ति जो होते थे उनका बोला बोला था, और उस बोलबाला यानी कि दबदबा था, जो वो कहते थे वो लगभग हाँ के बराबर होता ही था। जैसे इसमें कुछ पद का नाम दिया है, जैसे नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी का मतलब होता है जो मुख्य बैंकर होते हैं या फिर शहर का जो मुख्य व्यापारी होते हैं उनका अधिक बोलबाला था। और दूसरा है सार्थवाह मतलब होता है व्यापारी में कफीले लोग। जैसे दूर से जो व्यापारी लोग आते हैं तो उसमें एक झुंड बनाकर व्यापारी लोग चलते हैं, तो उसमें एक मुख्य जो व्यापारी होती है उस कफीले का नेता हुआ करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कायास्थ मतलब होता है लिपिकों का प्रधान। जैसे उस टाइम जो लिपि हुआ करती थी उसमें एक प्रधान व्यक्ति को बनाया जाता था। ठीक है, जो लिपिकों का देख रेख कर सके। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे, अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लेते थे। जैसे उस टाइम जो नीतियां ये लोग जो थी दोस्तों, धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाने लगते थे। ठीक है, और वर्चस्व, आइए दोस्तों देखते हैं एक प्रकार की सेना। इस पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो नए प्रकार की सेना थी उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित और सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घोड़ा, पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैन्य सहायता दिया करते थे। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों कि जो कुछ राजा होते थे वो अपना संगठित सेना और ये सब रखा करते थे, लेकिन उसके साथ साथ एक कुछ सेना नायक बन बैठे थे जो अधिक सेनाओं रखा करते थे अपने पास और उसका खर्च उठाया करते थे। और आवश्यकता जब पड़ती थी तो राजा को वो अपना सेना दिया करते थे लड़ने उड़ने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता, बदले में कुछ भूमि को दान दिया जाता था। जैसे जब जो सेनानायक थे दोस्तों उसको वेतन नहीं दिया जाता था, लेकिन जैसे ही जब राजा को अपना सैनिक देते थे तो उसके बदले वो भूमि दान दिया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं।
दी गई भूमि पर वे कर वसूलते थे, जिनसे वे सेना तथा घोड़ों की रक्षा देखभाल करते थे। साथ साथ इनसे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। जैसे उन लोग जो राजा जो भूमि उन लोग को दिया था तो उस पे वह कर वसूला करते थे। ठीक है, और कर वसूल करके जो कर उन लोग को उसे सेनानायक को प्राप्त होता था, उनसे सेना और घोड़ा और युद्ध के जो के लिए और जो सामग्री होती है वो सब जुटाया करते थे। ठीक है, इस तरह व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कभी शासक दुर्बल होते थे, सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। जैसे अब जब सेना नायक दोस्तों, सेना नायक को जैसे राजा को दिया सेना, तो उसके बदले वो जमीन दिया। तो जमीन सेना नायक के पास धीरे धीरे होते होते तो बहुत सा हो जाएगा। तो जब जमीन बहुत सा हो जाएगा तो उस पर कर भी बहुत मिलेगा सेना नायक को। तो जो सेना नायक होता था दोस्तों, वो धीरे धीरे अमीर बढ़ गया और अमीर बन गया। तो उसका इकोनॉमिकल कंडीशन जैसे ही स्ट्रांग हुआ तो वह अधिक शक्तिशाली हो गया। और राजा जो था, राजा अपना ज़मीन घटाते गया, घटाते गया, जिससे उसका जो कर प्रणाली थी, कर प्रणाली इफेक्टिव हो गया। और जब इफेक्टिव हो गया तो वह धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। तो वही इससे बता रहा है दोस्तों कि जब शासक वह कमज़ोर हो जाता था तो जो सामंत उसके थे वह स्वतंत्र होने की कोशिश कर लेते थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दक्षिण राज्यों में सभाएं। अब देखेंगे दोस्तों, दक्षिण राज्यों में सभाएं। देखिए दोस्तों, यह N6 NCERT है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा आपको बताया जाएगा। कुछ भाग यहाँ से बताएगा, कुछ भाग यहाँ से बताएगा, कुछ भाग यहाँ से बताएगा, जिससे आपके दिमाग पर चोट लगे और आपको पता चले कि देखिए संसार में क्या कुछ है। ठीक है, वही इसमें बता रहा है दोस्तों। जैसे ही स्टैंडर्ड क्लास में जाएंगे, जैसे 8, 9, 10th 11th में जाएंगे, उसमें एक टॉपिक जो भी आएगा उस टॉपिक को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं तब तक इसमें क्या लिखा हुआ है। दक्षिण में राज्यों की सभाएं, आइए बताते हैं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है, जिसमें एक ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था जिसे सभा कहते थे। देखिए दोस्तों, ये ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन था उसे क्या कहा गया है, तो उसे सभा कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि के काम आती थी। जो सभा थी दोस्तों, वह ये खेतीबाड़ी से जुड़ी या विभिन्न काम या सड़क निर्माण, उस टाइम सड़क भी तो निर्माण चलने के लिए होता था, तो वही सब की देख रेख के लिए काम आती थी। आगे देखते हैं। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे उन्हें ऊर कहा जाता था। जैसे जिस इलाका में अभी भी आप देखते हैं, जिस इलाका में ब्राह्मण लोग या फिर कोई कास्ट के लोग नहीं होते हैं, तो उसमें भी कुछ प्रधान लोग होते हैं। तो वही इसमें बोल रहा है कि जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, उस जगह का जो सभा होने का बात कहा जाता था, उसे ऊर कहा नामक दिया गया था। जो ऊर नामक होते हैं वह सभा का बात करा करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नगरम व्यापारी के एक संगठन का नाम था। नगरम जो है दोस्तों, वो व्यापारी के एक संगठन का नाम था। ठीक है, संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण होता था। देखिए दोस्तों, जो उन सभा था, उन सब पर किसका भूस्वामी था, किसका दबदबा था, तो जो शक्तिशाली और व्यापारों पर नियंत्रण करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक करती आ रही। जैसे इनमें जो स्थानीय सभाएं दोस्तों, वो बहुत शताब्दियों तक काम करती रही थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उस जमाने में आम लोग, आइए दोस्तों देखते हैं कि उस जमाने में आम लोग की स्थिति क्या थी और कैसी थी, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जनसाधारण के जीवन को थोड़ी बहुत झलक हमें नाटक तथा कुछ अंश स्रोत से मिलती है। चलो कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे उस टाइम की जो जनसाधारण की जीवन शैली थी दोस्तों, वह कुछ हमें नाटक और अंश स्रोत से मिलती है। वैसे ही आज हम इस पैराग्राफ से जानने की कोशिश करते हैं कि वह किनके नाटक और स्रोत से मिलती है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। इन नाटकों में एक
रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण संस्कृत बोलते हुए दिखाई दी गया है, जबकि अन्य लोग, साधारण जो लोग थे, वह महिलाएं और प्राकृतिक रूप में बोलते थे। जैसे प्राकृत भाषा है उस वह भाषा बोला करते थे। जैसे कालिदास का जो नाटक जीवन का एक चित्रण किया गया है, उसको में यह पता चलता है कि जो राजा और अधिकांश जो ब्राह्मण लोग हैं वह संस्कृत बोला करते थे, लेकिन अन्य लोग जो हैं और महिलाएं जो है वह प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। आइए आगे देखते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक राजा और शकुंतला नाम की स्त्री की प्रेम कहानी है। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो वह कालिदास है। और ये भी आप कमेंट करके बताइएगा कि कालिदास किसके दरबार में कवि थे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। इन नाटक में एक गरीब मछुआरे के राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। जो उनके एक नाटक है दोस्तों, उसको में गरीब मछुआरे के साथ राजा के जो कर्मी लोग हैं वह दुर्व्यवहार करते हुए चित्रण किया गया है। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम में किनकी किनकी प्रेम कहानी का है, तो राजा दुष्यंत और शकुंतला नाम की युवती की एक प्रेम कहानी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एक मछुआरे की अनूठी मिली। जैसे ये एक कहानी है दोस्तों, ये कुछ खास नहीं है। आइए आगे देखते हैं, इसको स्किप करते हैं। आइए देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान का उस ध्यान उन लोगों को दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। उन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोग को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तभी उन्हें आगाह करने के लिए या फिर लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते होते थे। जैसे चीनी यात्री जो फाहियान थे दोस्तों, वह लोगों की कैसी दुर्दशा थी उसका भी चित्रण किया है और उसे भी लिखते हुए बताए हैं। जो क्या लिखे हैं आइए देखते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि अगर लोग जो नीचे लोग होते, जो सज्जन साधारण लोग थे या फिर अछूत लोग कह सकते हैं, वो लोग अगर शहर या बाजार में के अंदर आने के लिए होता था तो उन्हें पहले ही सूचित किया जाता था और दूर से ही बताया जाता था कि हम आ रहे हैं या फिर हट जाइए, फिर ये वो लंदन। और फिर या नहीं तो दूसरा विकल्प था, लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर उन्हें मारना होता था ज़मीन पर ताकि वो आवाज़ सुनकर अलग हो जाए। यही बता रहा है, जैसे आवाज़ सुनकर वो सतर्क होकर अपने को छू जाने या फिर किसी प्रकार से संपर्क से बच सके। जैसे वही बता रहा है दोस्तों, अगर लकड़ी के चोट देंगे ज़मीन पर तो आवाज़ सुनेंगे, जिनसे वो जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं उन्हें पता चल जाएगा और वो साइड हट जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक जगह वानभट्ट द्वारा अभियान पर निकला गया राजा की सेना का बेरा सजीव चित्रण किया गया। जैसे वानभट्ट किसके दरबारी कवि थे दोस्तों, ये भी आप कमेंट करके बताइए। ये सब मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। राजा और सेना वही, इसको मैं भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, इसको भी मैं स्किप करता हूँ। ठीक है, जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों उसके मैं आपको डिटेल बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा उसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप 6 क्लास का बुक पढ़ रहे हैं और इसमें भी उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है, जहाँ से वन लाइनर वे में या फिर मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वह मैं आपको डिस्कस ज़रूर करूँगा। इसमें कुछ खास टाइम वेस्ट करने से इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए दोस्तों अनंत को देखते हैं। मानचित्र में अरब को ढूंढो। मरुभूमि होते हुए भी सर्दियों में अरब यातायात एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविक भारत में यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोग को बेदुई थे जो घुमक्कर कबीले के थे। यह मुख्य रूप से ऊंट पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर था जो मरुभूमि में स्वस्थ रह सकता है। देखिए दोस्तों, जैसे इसमें बता रहा है कि उस टाइम अरब और भारत के बीच यातायात और व्यापार जो थे वह नाविकों के थ्रू भी हुआ करते थे और यूरोप के साथ समुद्री बीच के व्यापार हुआ करते थे। तो उसी में बता रहा है कि जो एक बेदुई जनजाति थी वह घुमक्कर कबीले के होते थे। वह ऊँटों पर मेन रूप से आश्रित हुआ करते थे, क्योंकि वह मरुभूमि में ऊँट जो है वह बहुत दिन तक स्वस्थ और अच्छे रह सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने
अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उसके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म में पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया। जैसे लगभग 1400 साल पहले, आज से लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की एक नए धर्म की शुरुआत की। वह कहाँ पे किया गया? तो अरब में किए गए, ठीक है। और ईसाई धर्म में जैसे सर्वोपरि होते हैं, ईसाई धर्म के सर्वोपरि कौन है? तो ईसा मसीह हैं। तो उसी तरह अल्लाह को इस्लाम धर्म में सर्वोपरि माना है, ठीक है। और इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसे कुरान कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। मुसलमान स्त्री और पुरुष के लिए, विश्वास करने वाले स्त्री और पुरुष के लिए, भक्ति स्त्री और पुरुष के लिए, सच्चे स्त्री और पुरुष के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के लिए स्त्री और पुरुष के लिए, दान देने वाले स्त्री और पुरुष के लिए, उपवास रखने वाले स्त्री और पुरुष के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए स्त्री और पुरुष के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री और पुरुष के लिए, अल्लाह को इन सब में के लिए क्षमा और पुरस्कृत रखा है। अगले 100 साल के दौरान इस्लाम उत्तर अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। देखिए दोस्तों, ये लगभग 1400 साल पहले अरब में इस्लाम धर्म का विकास हुआ और उसके अगले 100 साल बाद कहाँ कहाँ फैल गया? तो उत्तरी अफ्रीका, ईरान, स्पेन और भारत में फैल गया। आगे देखते हैं। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले ही प्रमाणित थे, अब वह एक साथ नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाही ने करीब 1300 साल पहले सिंध के पाकिस्तान को जीता। जैसे जो अभी पाकिस्तान में है सिंध, वह लगभग 1300 साल पहले, अभी यहाँ बताया था दोस्तों, लगभग 100 साल बाद ही कहाँ कहाँ फैल गया था? तो उत्तरी स्पेन, ईरान और भारत में। तो वही लगभग 1300 साल पहले सिंध पर विजय किया था। तो वही लोग भारत में भी इस्लाम धर्म को फैलाया था, ठीक है। आइए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण डेट है दोस्तों, उसको एक बार देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। गुप्त वंश की शुरुआत लगभग कब से हुई थी? तो ये 1700 साल पहले। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से था? तो ये लगभग 1400 साल पहले, ठीक है दोस्तों। ये चैप्टर तो कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन इसको मैं दिया हुआ है दोस्तों, सही गलत को बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनेगा दोस्तों तो मैं आपको बता दूंगा और मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, सही गलत खुद से देख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, मैं सेकंड क्वेश्चन से आपको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जो हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। देखिए, हर्षवर्धन के बारे में जो जो लेखक थे दोस्तों, उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस युग में सैन्य संगठन क्या बदलाव आया था? जो सैन्य संगठन में नए सेना के बारे में आपको बताए थे, उसके बारे में इसको लिखना है। फोर्थ है, इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था से तुम्हें क्या क्या नई चीज़ें दिखाई थी? जो प्रशासनिक व्यवस्था में आपको बताया था दोस्तों, उसके बारे में इसको में लिखना है, ठीक है। और कुछ ये दोनों कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दोस्तों, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक ले जय हिंद, नमस्कार।